हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ हथियार बरामदगी के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सिर्फ हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए अन्य साक्ष्यों की भी जरूरत है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर हत्या का हथियार बरामद भी हो जाए और उस पर खून के धब्बे भी हो तो भी इससे आरोपी का अपराध साबित नहीं होता। यह अकेली परिस्थिति किसी भी तरह से अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकती। हथियार बरामदगी को छोड़कर अन्य परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कुछ कड़ी होनी चाहिए। दरअसल सिमडेगा सिविल कोर्ट ने संजय खुजूर को पिछले वर्ष हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मृतक मुकेश खुजूर की पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक जब वह खेत पर काम करने गई थी तभी उनकी भाभी ने बताया कि उनके पति पर उसके भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद उसका पति बेहोशी की हालत में आंगन में पड़ा मिला। वह तुरंत घर पहुंची और घायल पति को अस्पताल ले गई। शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 307 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को जोड़ा गया। झारखंड में इस बार भी 2 महिला पहुंचेगी लोकसभा, इन सीटों पर दर्ज की जीत। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के कुल 244 उम्मीदवारों में 31 महिला प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। इनमें से 2 प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से तथा जोबा मांझी सिंहभूम से जीत हासिल की है। अन्य 29 महिला उम्मीदवारों की हार हुई है। हालांकि इनमें 3 दूसरे स्थान पर रही। जोबा पहली बार लोकसभा पहुंची है। इस बार उम्मीद थी कि लोकसभा में झारखंड में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ेगी। इसका बड़ा कारण यह था कि गीता कोड़ा तथा सीता सोरेन सहित आधा दर्जन महिला प्रत्याशी मुख्य मुकाबला में थी। सीता सोरेन ने अपने प्रतिद्वंदी नलिन सोरेन को कड़ी टक्कर भी दी थी। अंततः उनकी हार हो गई। पलामू में ममता भूंया ने भी दूसरे स्थान पर रही। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की 3, कांग्रेस की 2 तथा झामुमो और राजद को एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था। पहली बार एक ट्रांसजेंडर सुनैना किन्नर भी धनबाद से चुनाव लड़ा था। इनकी भी हार हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर कुल 240 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें से 222 पुरुष और 18 महिलाएं थी। वर्ष 2019 में यह संख्या 229 थी, जिसमें 204 पुरुष और 25 महिलाएं थी। इनमें अन्नपूर्णा देवी तथा गीता कोड़ा को जीत मिली थी। एनडीए की बैठक में शामिल हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो लोकसभा चुनाव के बाद बुधवार को एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नई सरकार के गठन और राष्ट्र निर्माण की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि बुधवार को एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पीएम मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। हालांकि वह नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री का कामकाज संभालते रहेंगे। गौरतलब है कि आजसू एनडीए घटक दल का अहम हिस्सा है। उनकी पार्टी झारखंड में बीजेपी के साथ संगठन में है। इस लोकसभा चुनाव में वह एक सीट पर लड़ी है, जहां उन्हें शानदार जीत मिली है। गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने मथुरा महतो को 70,000 से अधिक मतों से हराया है। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो रहे। उन्हें भी 3.5 लाख से अधिक वोट मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, येलो अलर्ट जारी, वज्रपात की भी आशंका। भीषण गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। झारखंड में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही तेज हवाओं के झोंके चल सकते हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अपने पूर्वानुमान में विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। झारखंड में 6 से 9 जून तक पलामू, गढ़वा और चतरा जिला समेत विभिन्न जिलों में हीट वेव चल सकती है। तेज हवाएं चल सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के लोगों को अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। 9 जून तक राजधानी रांची और आसपास में भीषण गर्मी पड़ेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो गया है। सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज और गढ़वा में पड़ रही है। वहाँ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 6 से 11 जून तक झारखंड में बारिश के भी आसार है। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं मध्य भाग में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
3.5 करोड़ का डोडा रामगढ़ में पकड़ा है। 3 नशे के सौदागर भी गिरफ्तार। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग लाल रंग के ट्रक में भारी मात्रा में डोडा रांची से हजारीबाग के रास्ते पंजाब भेज रहे हैं। इसको लेकर एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए स्कॉट वाहन और ट्रक में 117 बोरियों में 2407 किलो डोडा जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक और ट्रक को एक्सकोर्ट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में डोडा से लदा एक लाल रंग का ट्रक छोटा ट्रक नशा तस्करों द्वारा रांची से NH-33 के रास्ते हजारीबाग की ओर जा रहा था। इसे लेकर CDPO के नेतृत्व में रामगढ़ से हजारीबाग जाने वाली कोरिया घाटी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरिया घाटी मुख्य मार्ग पर रांची की तरफ से एक सफेद रंग की XUV गाड़ी आती दिखी तथा उसके पीछे एक लाल रंग का छोटा ट्रक दिखा। जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो दोनों हजारीबाग की ओर तेजी से भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और दोनों वाहनों पर सवार 3 लोगों को पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे चावल का भूसा लेकर पंजाब जा रहे। पुलिस ने जब उन बोरों की तलाशी ली तो बोरों के अंदर डोडा मिला। पूछे जाने पर इन नशा कारोबारियों ने बताया कि वे इसे खूंटी से पंजाब ले जा रहे थे। पकड़े गए मुख्य आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुका है। उसके परिवार के लोग भी नशा कारोबार में संलिप्त है। जब्त नशा सामग्री डोडा का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 3.5 करोड़ रुपए है। डीजे हत्याकांड मामले में चुटिया थानेदार और अरगोड़ा थाने के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के होटल रेडिएशन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में डीजे संदीप की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी के फरार होने के मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चुटिया थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जाँच का जिम्मेदारी सिटी DSP को दिया गया था। सिटी DSP ने अपनी रिपोर्ट SSP को सौंप दी है, जिसके आधार पर SSP ने चुटिया थानेदार और अरगोड़ा थाने की गश्ती में तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। SSP ने शोकेज कर पुलिसकर्मियों से 3 दिन के भीतर एक्सट्रीम बार हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर जवाब मांगा था। SSP की रिपोर्ट पर रांची DIG ने चुटिया थानेदार उमा शंकर को सस्पेंड किया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों को SSP ने सस्पेंड किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्सट्रीम बार में मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद भी चुटिया थानेदार घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। उस वक्त सिर्फ थानेदार का बॉडीगार्ड घायल व्यक्ति को उठाकर थाना ले गया था। इसके बाद थानेदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि ना तो गश्ती पुलिस को बार के बाहर तैनात किया गया और न ही PCR पुलिस को। कालीचरण मुंडा और संजय सेठ ने चुनाव जीतने के बाद निकाला विजय जुलूस। समर्थकों ने जमकर फोड़े फटाके। खूंटी संसदीय क्षेत्र से विजय होने के बाद कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान सांसद कालीचरण मुंडा बुधवार को सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के निकट कालीचरण मुंडा का जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कालीचरण मुंडा ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं, खूंटी संसदीय क्षेत्र के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर चलेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अलावा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह दिखा। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर अबीर गुलाल लगाए और आतिशबाजी भी की। रांची के नवनिर्वाचित सांसद संजय सेठ ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकाला। यह जुलूस सांसद आवास से काली मंदिर तक निकाली गई। इस दौरान संजय सेठ ने काली मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के दौरान ढोल ताशा नगाड़े के साथ राम दरबार की भव्य झांकी निकाली गई। रांची के सांसद संजय सेठ ने अपनी जीत पर रांची की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत हमारी नहीं, यह रांची की जनता की जीत है। जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जो स्नेह और प्यार रांची लोकसभा की जनता ने दिया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद। उन्होंने रांची के जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद कई विजयी प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाला। इनमें गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से ठुल्लू महतो, गोड्डा से निशिकांत दुबे आदि नेताओं ने भी जनता का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 8 सीटों पर विजय हुई है। वहीं झामुमो को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। आजसू को 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, झारखंड में आचार संहिता उल्लंघन के 101 मामले दर्ज नहीं हुए हिंसक व नक्सली घटनाएं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
के रवि कुमार ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 101 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के कारण यह संभव हुआ है। इस चुनाव में नक्सली व हिंसक घटनाएं भी कम हुई है। वे बुधवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते हैं झारखंड में आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार सबसे कम आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 2014 लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 318 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 193 रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या महज 101 रह गई है। उन्होंने कहा कि यह सब जागरूकता अभियानों और मीडिया की सकारात्मक भूमिका के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे के चुनाव में प्रयास रहेगा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले न्यूनतम हो। दूसरे राज्यों से आर्म्स लाइसेंस लेने वालों को नोटिस करानी होगी जांच। रांची के एक्सट्रीम बार में हुई फायरिंग के बाद रांची आर्म्स लाइसेंस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रांची पुलिस द्वारा दूसरे राज्यों से बने आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा। रांची पुलिस दूसरे राज्यों से लाइसेंस बनवाकर हथियार रखने वाले पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस की ओर से ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वे अपने लाइसेंस को सत्यापन के लिए थाने में जमा कराएं। जिन लोगों ने दूसरे राज्यों से लाइसेंस लेकर हथियार बनवाए हैं और रांची में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन से लाइसेंस धारकों की सूची मांगी जाएगी, जिसके बाद सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को उनके घर पर नोटिस भेज दिया जाएगा। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनके हथियार न सिर्फ जब्त किए जाएंगे बल्कि आर्म्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हाल ही के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दूसरे राज्यों से बने आर्म्स लाइसेंस फर्जी पाए गए हैं। फर्जी आर्म्स लाइसेंस से खरीदे गए हथियारों से कुछ अपराध हुए हैं। ऐसे में पुलिस जरा भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। रांची एसएसपी ने बताया कि अखबारों में विज्ञापन के जरिए नोटिस जारी कर दूसरे राज्यों से आर्म्स लाइसेंस बनाने वालों के कागजात की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि डीजे संदीप उर्फ सैंडी की हत्या अवैध राइफल से की गई थी। मुख्य आरोपी अभिषेक के पास दूसरे राज्य का लाइसेंस वाला हथियार था। उसने रांची में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। आरोपी ने उसी हथियार से सैंडी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी को आदिवासियों ने दिया झटका, सीता गीता का पाला बदलना भी नहीं आया काम। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ाया है। सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ी राजग को इससे झटका लगा है। यह इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि झारखंड की सभी 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी खूंटी से हार का सामना करना पड़ा है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा की रणनीति हार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आदिवासी सुरक्षित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर जहां योजनाएं संचालित की गई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य प्रमुख स्टार प्रचारक ने भी इन इलाकों में ध्यान केंद्रित किया। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले राजग को राज्य में 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आदिवासी सुरक्षित सीटों पर चेहरा बदलना भी कारगर नहीं हुआ। भाजपा ने लोहरदगा से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को हटाकर पूर्व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन यह रणनीति कारगर नहीं हुई। उन्हें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने पराजित कर दिया। अब राजग को जनजातीय इलाकों में बैठ बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। इंडिया गठबंधन ने आरक्षण, सरना धर्म कोड और स्थानीयता का मुद्दा उठाकर इन क्षेत्रों में पैठ बनाई है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर पैदा हुई सहानुभूति भी इन क्षेत्रों में वोटों में तब्दील हुई है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा। राज्य में लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के घटक दल बेहतर तालमेल बनाकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के पूर्व झामुमो को झटका देते हुए पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में चली गई। उनके जरिए भाजपा ने झामुमो को घेरने की कोशिश की। यह रणनीति कारगर नहीं हुई। सीता सोरेन को झामुमो की परंपरागत सीट दुमका से हार का सामना करना पड़ा। दुमका से दावेदारी कर वह स्वयं को शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश में थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड में 77 नक्सलियों के नाम इनामी सूची में 4 का ठिकाना बताने पर मिलेगा 1-1 करोड़ रुपए। झारखंड के इनामी नक्सलियों की क्षमता के अनुसार उन पर इनामी राशि दोबारा तय होने वाली है। इसका मूल्यांकन
हर जिले की पुलिस कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इसमें वे नक्सली जिनकी सक्रियता कम है उन पर घोषित इनाम को घटाया जाएगा। नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद उनके बयान, दस्ते की स्थिति, दस्ते में नक्सलियों की सक्रियता, उन्हें मिले पद और उस पद का इस्तेमाल और उनकी गतिविधि आदि को पुलिस ने अपने मूल्यांकन के प्रारूप में लिया है। वर्तमान में राज्य में 77 इनामी नक्सली हैं। इस सूची को 29 अप्रैल 2024 को संशोधित किया गया था। इसके पहले 72 नक्सली थे। 29 अप्रैल को 5 और नक्सलियों का नाम जोड़ा गया है। अब दोबारा संशोधित की प्रक्रिया पुलिस ने अपनाई है। हर इलाके में इनामी नक्सली की सूची मांगी गई है। आईजी ऑपरेशन अमोल बी होमकार ने बताया कि सीपीआई, माओवादी, पीएलएफआई, जेजेएमपी, टीपीसी के उग्रवादी की इनाम की सूची में संशोधन जारी है। उनकी क्षमता के अनुसार ही इनामी राशि निर्धारित की गई है। सूचना देने वाले इसके हकदार होंगे। हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप, 15 जून को होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप लगा है। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजे थे, जिसमें से केवल 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। इसे जांच एजेंसी ने समन की अवहेलना मानते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत वर्ष संख्या 3952/2024 दाखिल की गई थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के बाद केस को सीजेएम कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। ईडी की ओर से दायर शिकायतवाद पर मार्च महीने में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। संज्ञान के बाद कोर्ट ने हेमंत को उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति चौथी बार सीजेएम कोर्ट में नहीं हुई थी। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अभी यह मामला लंबित है। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 20 फरवरी को शिकायतवार दर्ज किया गया था, जहां अपनी याचिका में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत पर समन की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अदालत से कार्रवाई करने की गुजारिश की थी। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की गई थी। जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में 10 समन भेजे गए थे। झारखंड में नहीं थम रहा बालू का खनन, आधा दर्जन से अधिक मामले चल रहे एनजीटी में। झारखंड में बालू का अवैध खनन नहीं थम रहा। आज तक राज्य के सभी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। राज्य में बालू के अवैध खनन के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में चल रहे। सबसे अधिक मामले एनजीटी के कोलकाता में चल रहे। इनमें से कई ऐसे मामले हैं जिन पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी प्रदूषण संबंधी नुकसान के मामले की सुनवाई करता है। किसी एजेंसी, व्यक्ति या संस्था द्वारा शिकायत किए जाने पर भी एनजीटी मामले की सुनवाई करता है। 2 अप्रैल 2024 को सरायकेला में बालू के अवैध खनन मामले की पहली सुनवाई हुई थी। इसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी जांच करने को कहा गया था। जांच में बोर्ड की टीम ने अवैध खनन की पुष्टि की थी। 5 नाव जब्त किए गए थे। इसमें कहा गया था कि ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन किया जाता है। गौरीघाट कूचा में बालू जमा पाया गया था। इस मामले में सरायकेला जिला प्रशासन को एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा गया है। गिरिडीह के सरकारी नदी में अवैध खनन के मामले पर भी एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की पहली सुनवाई 16 मई 2024 को हुई है। इस मामले में एनजीटी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। एक खबर को संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने कहा कि बालू के अवैध खनन के दौरान छापेमारी की गई थी। इसमें 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए थे। जमशेदपुर सीमा पर पड़ने वाली कपाली गोरी घाट में भी अवैध बालू खनन का मामला भी चल रहा है। यह मामला 2 अप्रैल 2024 को दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया कि कपाली बालू घाट में औचक निरीक्षण के दौरान बालू खनन की पुष्टि हुई थी। कई सामान जब्त किए गए थे। एनजीटी का कहना था कि रोक के बावजूद बालू कैसे बेचा जा रहा, इस पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट देनी चाहिए। देवघर से सरवनी मेले में रांची व पटना के लिए चलेंगे 180 सीटर विमान। इंडिगो ने की तैयारी। सरवनी मेला में देवघर से रांची व देवघर से पटना के लिए इंडिगो 72 सीटर की जगह 180 सीटर विमान चलाएगा। देवघर से रांची व पटना आने जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देवघर से रांची व पटना आने जाने वाले में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। सरवनी मेला में भी देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी। इंडिगो के अनुसार अक्सर रांची व पटना की फ्लाइट की सीटें फुल हो जाती है। टिकटों की बुकिंग भी तेज़ी से हो जाती है। कई यात्री देवघर से पुणे व मुंबई के लिए वाया रांची व पटना की कनेक्टिंग फ्लाइट भी लेते हैं। इस कारण रांची व पटना के लिए 72 सीटें अक्सर फुल हो जाती है। नई उड़ान शुरू करने को लेकर देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो ने अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बोकारो में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम। सियालजोरी थाना क्षेत्र के चास तलगड़िया मुख्य पथ के उसरडीह बांधडीह पत्थर खदान के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम उसरडीह के स्वर्गीय गोविंद राय का पुत्र 58 वर्षीय नारायण राय के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर परिजन व ग्रामीण पहुंचे व मुआवजे को लेकर मुख्य पथ पर शव को रखकर घंटों जाम कर दिया। इस संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की सुबह करीब 5 बजे नारायण राय सड़क पार कर रहे थे। अचानक किसी तेज गति से पार हो रहे भारी वाहन की चपेट में आ गया। इस कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक परिवार में एकमात्र कमाऊ था। दैनिक मजदूरी कर परिवार चलाता था। राहगीरों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। परिजनों व ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजा को लेकर सुबह 6 बजे से मुख्य पथ को जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस ने काफी समझाया पर लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। सूचना पाकर सीओ चास दिवाकर दुबे भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली लाभ दिलाने का आश्वासन दिया पर वे लोग नहीं माने। पुनः वार्ता हुआ। वार्ता में हिट एंड रन के तहत 3 लाख रुपए आवास, पेंशन सहित अन्य सरकारी लाभ देने पर सहमति बनाने के बाद 11 घंटे के बाद जाम को हटाया गया। परिजनों का कहना है कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। इस रोड पर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील का ट्रेलर चलता है। इस हिसाब से कंपनी को मुआवजा व नियोजन देना होगा। जाम से अवशोषण बाधित हुई। रास्ते के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। कंपनी का ट्रांसपोर्ट का कार्य बाधित रहा। परिजनों ने इलेक्ट्रो स्टील वेदांत के नियोजन रोजगार की भी मांग किया है। वार्ता में चास सीओ दिवाकर दुबे के अलावा JBKS कार्यकर्ताओं तथा मृतक के परिजन उपस्थित थे। मृतक नारायण का। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।